Namaskaram. So today we are going to discuss tax audit report and its relevant clauses. मुझे नहीं सारे clauses नहीं कवर करने हैं, लेकिन जो clauses के ऊपर हमारी रिपोर्टिंग मैंडेटरी और जो आप लोगों को समझना जरूरी है वो सारे clauses में कवर करने का ट्राई करूंगा। तो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के दो ऑल्टरनेटिव है, 3CA और 3CB, ठीक है ना। या तो 3CA इश्यू होगा या 3CB। तो फॉर्म नंबर 3CA 3CB क्या होता है, एंड उसके साथ जो क्वेश्चनियर जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनियर, और उसको बोला जाता है फॉर्म 3CD। तो ये तीन फॉर्म का नाम आपको पता होना चाहिए। आप कॉमर्स के हो, कॉमर्स के नहीं हो, टैक्स आपने इसके पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा है, आप समझ लीजिए कि फॉर्म 3CA 3CB इज द फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जहां पे ऑडिटर अपना वो ओपिनियन देता है whether the company is having or whether the entity is having books of account maintained or not, मैंने वेरीफाई कर लिया है, आई हैव सेटिस्फाइड माई सेल्फ, आई हैव गैदर्ड इनफ इंफॉर्मेशन। तो जो रिपोर्ट लिखना होता है वो वहां पे लिखना, कोई नेगेटिव रिमार्क भी लिखना होता है तो वो लिखना होता है वहां पे, that I tried my level best to get the information but management did not cooperated and that's the reason we are not able to form an opinion। या जो भी नेगेटिव उसको या कोई भी उसको रिमार्क डालना होता है तो ऑडिट रिपोर्ट में डालता है। तो ऑडिट रिपोर्ट सिंपली 2-3 पेज का होता है जहां पे ऑडिटर अपने ओपिनियन लिखता है। आइडियली हम उसमें के पैराग्राफ चेंज नहीं करते, जो स्टैंडर्ड पैराग्राफ रहता है वी कीप दैट पैराग्राफ ओनली, ओके। क्योंकि अलग से हम कुछ ऐसा, अनलेस एंड अनटिल क्लाइंट बहुत ज्यादा बोलते हैं ना मिसबिहेव कर रहा है, हम नहीं कोई यूजुअली हम नेगेटिव रिमार्क नहीं डालते। हाँ, लेकिन कुछ डिस्क्लोजर्स डालने जरूरी होते हैं आपके ओन प्रोटेक्शन के लिए, वो डिस्क्लोजर्स भी आपको समझ में आने चाहिए। ऐसा वीडियो लॉग आउट हो गया तो मुझे बता देना, ठीक है ना, हो रहा है वो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला जो फॉर्म है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा है, वो भी आप लोगों के लिए। टैक्स ऑडिट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब समझ रहे हो, कहीं पे फिजिकली आपको प्रिंट लेके जाके सबमिट करने की जरूरत नहीं। अभी ये सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल यूटिलिटी पे होता है, इनकम टैक्स पोर्टल पे होता है, ऑन इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल। द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अपलोड फॉर्म 3CA और 3CB। समझ में आ रहा है, 3CA जाएगा या तो 3CB जाएगा, लेकिन एंड 3CD जाएगा, मतलब 3CA भरो या 3CB भरो, 3CD तो जाना ही है। और सबसे डिफिकल्ट अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है, 3CD। डिफिकल्ट 3CA 3CB नहीं होता, 2 पेज का ऑडिट रिपोर्ट है, बताता रहा हूं, वहां पे खाली ओपिनियन लिखना होता है। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द क्वेश्चनियर। एक इनकम टैक्स ऑफिसर असेसी को क्या क्या सवाल पूछ सकता है, वो सारे सवाल कहां पे पूछे गए हैं, 3CD में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो 3CD आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। द सेम आर रिक्वायर्ड टू बी डिजिटली साइन। डिजिटली साइन मतलब विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, DSC। क्या आप टैक्स ऑडिट सबमिट कर सकते हो? नहीं, आप लोगों के पास ऑडिटर का DSC होना जरूरी है और क्लाइंट का भी DSC होना जरूरी है, जो वहां पे ऑनलाइन पोर्टल पे जाके आपने ऐड CA करके रखा होता है। UDIN is also required to be uploaded. What is UDIN? UDIN is Unit Document Identification Number, जो इश्यू करता है ICAI। ICAI की UDIN की वेबसाइट है। UDIN की वेबसाइट पे जाके CA अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल यूज करके ही क्रिएट्स अ UDIN नंबर, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्यों? क्योंकि ऐसा पास्ट में हुआ गया है कि CA की डेथ हो चुकी है, CA मर गया है, ओके। और उसके आर्टिकल को पता था कि बॉस कैसे साइन करते हैं, कहां साइन करते हैं, ठीक है ना। तो जो CA डेड हो चुका है उसके नाम पे भी लोगों ने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किए हैं, या जो CA साइन नहीं कर रहा है, रिटायर्ड है, उसके नाम पे भी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो रहे हैं। स्टैंप ही तो लगता है ऑडिट बनाने के लिए, और क्या लगता है, DSC तो आसान है बनाने के लिए, एक बार बना लोगे तो 3 साल के लिए DSC वैलिड होती है। तो लोग मिसयूज करते थे, CA का सिग्नेचर फोर्ज किया जाता था। आज CA का सिग्नेचर भले कॉपी हो जाए, यूडिन कॉपी नहीं हो सकता, क्योंकि यूडिन OTP के थ्रू बनता है। और CA ये नहीं बोल सकता अरे जी मुझे पता ही नहीं कि यूडिन बन गया। आपको ईमेल पे आता है, आपको व्हाट्सएप पे, आपके इस पे टेक्स्ट मैसेज पे आता है, और यूडिन पोर्टल पे सारे रिकॉर्ड होते हैं कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट साइन किए हैं। एंड दैट्स द रीजन देयर इज अ यूडिन रिक्वायरमेंट, ओके। द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ टैक्स फाइलिंग ऑडिट रिपोर्ट। चलो पहला, सर फॉर्म 3CA कौन भरता है? मैंने जैसे बताया फॉर्म 3CA, 3CA में लास्ट में वर्ड कौन सा है, A। तो A फॉर ऑडिट, A फॉर क्या याद रखने का, ऑडिट। फॉर्म 3CA, A फॉर
ऑडिट कंफ्यूजन होता है बहुत बार, 3CA कहां पे लगेगा, 3CB कहां पे लगेगा। ए फॉर ऑडिट का मतलब है उन एंटिटीज जिनका ऑलरेडी किसी और लॉ में ऑडिट हो चुका है, उनका टैक्स ऑडिट हो रहा है, तो 3CA जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए बताओ, कौन सी एंटिटीज होती है जिसका किसी और लॉ में ऑडिट होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिट मैंडेटरी होता है, तो कंपनीज एक्ट में उनका ऑडिट हो चुका है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया है, अब आप टैक्स ऑडिट कर रहे हो, तो आपके लिए जो एप्लीकेबल फॉर्म है तो वो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, फॉर्म 3CA। यहां तक क्लियर है? ओके, दिस फॉर्म इज यूज्ड इन द केस वेयर अकाउंट्स ऑफ द बिजनेसेस और प्रोफेशन ऑफ अ पर्सन हैव बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ लाइक कंपनीज एक्ट, LLP एक्ट। ओके, ये दोनों हमारे पास है, कंपनीज एक्ट भी है, LLP एक्ट भी है, ठीक है ना। आगे जाके आपके पास कोऑपरेटिव का काम आएगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक्ट होगा, वहां पे ऑडिट हुआ रहेगा। तो अलग अलग लॉ बोलता है कि ऑडिट कर लो, ऑडिट जहां पे ऑलरेडी ऑडिट किया होगा वहां पे आपकी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है, इजंट इट? क्यों? क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने ऑलरेडी ऑडिट किया है। तो टैक्स ऑडिटर को ज्यादा ओवरऑल कंप्लायंस के ऊपर ध्यान ना देते हुए he has to be very much focused on only tax compliances। लेकिन जब आप 3CB भरते हो तो रिस्क है, B स्टैंड्स फॉर बैलेंस। अब ऐसे याद रखो, B स्टैंड्स फॉर बैलेंस। बैलेंस का मतलब क्या? बचे हुए लोग। बचे हुए लोग मतलब कौन से लोग? जिनका ऑडिट किसी और लॉ में हुआ ही नहीं। तो रिस्क ज्यादा कहां पे है, 3CA में या 3CB में? 3CB में रिस्क थोड़ा ज्यादा है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन होता है कि थोड़ा जितना टैक्स बोलता है उतना तो काम कर ही लो, लेकिन थोड़ा और कर लेना। ओवरऑल अकाउंट्स वगैरह प्रॉपर्ली मेंटेन करता है कि नहीं क्लाइंट, वो आपको चेक करना पड़ता है। और अगर स्टैट्यूटरी ऑडिटर और टैक्स ऑडिटर आप ही हो तो आपने तो ऑलरेडी स्टैट्यूटरी ऑडिट मार के रखा है, तो टैक्स ऑडिट में आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिंपली फॉर्म भरना होता है। जितने भी कंपनीज के आप कॉमन ऑडिटर हो वहां पे आपको ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, साल भर आपने कंपनी को ऑब्जर्व किया है, तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क मिनिमाइज हो जाती है टैक्स ऑडिट की, अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट ढंग से हुआ रहेगा तो। यहां तक क्लियर है? तो 3CB किसके लिए एप्लीकेबल होता है? इन केस ऑफ अ पर्सन हु कैरीज ऑन अ बिजनेस और प्रोफेशन बट हु इज नॉट रिक्वायर्ड बाय or under any law to get his accounts audited, the audit report has to be given in form 3CB। हाँ, और इसमें 3CB में क्या होता है, 5 पैराग्राफ होते हैं, देयर आर 5 पैराग्राफ, पैराज होते हैं, सिंपल पैरा होता है, ठीक है ना। पहले पैरा में क्या लिखना है, द ऑडिटर हैज टू स्टेट वेदर ही हैज एग्जामिन्ड बैलेंस शीट ऑन अ पर्टिकुलर रेलेवेंट डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द पीरियड, फर्दर द बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मस्ट अटैच विद द ऑडिट रिपोर्ट। बस वही कॉमन लैंग्वेज, वी हैव ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ सो एंड सो एंटिटी एज ऑन 31 मार्च 2023, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। The tax auditor has to certify that the balance sheet and the profit and loss account and expenditure are in agreement with the books of account। मतलब अपने रिकॉर्ड चेक किए, जो बैलेंस शीट P&L में जो आपने सर्टिफाई कर रहे हो उसके जो रिकॉर्ड्स है, जो टैली है, उसके साथ मैच कर रहा है, ये समझ में आ रहा है? आर इन अग्रीमेंट, दूसरा पैराग्राफ हो गया। He has to report his observation, क्या उसने ऑब्जर्व किया, उसको अगर कोई कमेंट होगी तो कमेंट देना पड़ेगा, उसको अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज दिख रही है, इनकंसिस्टेंसी दिख रही है, कोई गैप दिख रहा है, कोई लूपहोल दिख रहा है, कोई सिस्टम में खराबी दिख रही है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। इफ एनी, सब्जेक्ट टू अबाव ऑब्जर्वेशन, कमेंट एंड डिस्क्रिपेंसीज, ही हैज टू स्टेट फर्दर whether he has obtained all the information। इसलिए ऑडिटर के पास ताकत होती है, ऑडिटर अगर डॉक्यूमेंट मांगेगा और अगर उन्होंने नहीं दिया तो ये पैराग्राफ में हम आके लिख देते हैं, we have requested for this document but the client has not yet submitted and that's the reason we are unable to form our opinion। तो पहले तो हमको ये लिखना है कि whatever information we have asked, we have obtained that information and explanation। कभी हम इंफॉर्मेशन मांगते हैं, कभी हम एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है, सर आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्सप्लेन करेंगे जरा प्लीज, ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। एक्सप्लेनेशन, सर आपको, आपकी वाइफ आपके बिजनेस में जॉब कर रही है और वो खाली प्लेन बीकॉम है, आप उसको ज्यादा सैलरी दे रहे हो सर मार्केट रेट से, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई शी डिजर्व्स बेटर सैलरी देन द अदर बीकॉम ग्रेजुएट्स इन द इकोनॉमी। बाकी ग्रेजुएट्स को 10,000 15,000 की सैलरी मिल रही है, आपकी वाइफ को 1.5 लाख आप दे रहे हो, तो ये जरा वो समझ में नहीं आ रहा है सर, 1.5 लाख कैसे जस्टिफाई हो रहा है। वन रीजन, हम क्यों पूछ रहे हैं एक्सप्लेनेशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, टैक्स की चोरी करने के लिए खर्चे बढ़ाए जाते हैं,
तो रिलेटेड पार्टीज के ऊपर आपको आगे जाके ऐसे भी कमेंट करनी होती है। तो आप देखना चाहते हो कि चोरी है कि जेन्यून है। जेन्यून है कैसे पता चलेगा? वो बताएगा राजा वो बीकॉम ग्रेजुएट थी, ठीक है ना, 1980s में उसने बीकॉम किया है, उसके बाद उसने 25 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, लास्ट सैलरी जो उसकी थी बड़े कॉर्पोरेट में वो 5 लाख रुपया पर मंथ थी। वो तो बिजनेस इधर खराब हो गया, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, मुझे हेल्प चाहिए था, तो शी रिजाइन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड शी जॉइन माय ऑर्गेनाइजेशन एंड टू ऑनर हर कमिटमेंट आई एम गिविंग हर 1.5 लाख रुपए। अब जस्टिफाइबल लग रहा है? तो जरूरी नहीं कि हर एक चीज चोरी ही हो, यू नीड टू नो राइट बैकग्राउंड टू इट। हाँ, लेकिन आपको शक, देखो आप ऑडिटर हो, आपका माइंड स्केप्टिकल माइंड होना चाहिए। व्हाट इज स्केप्टिकल माइंड? स्केप्टिकल माइंड मतलब शक करने वाला माइंड। एक्चुअली शक इज द रॉन्ग वर्ड। शक करने वाला इंसान थोड़ा गलत बॉडी लैंग्वेज में बात करता है, कहीं आपने चोरी तो नहीं की, कहीं पैसा घुमा तो नहीं रहे, ये शक हो गया। सर आप मुझे वो ट्रांजैक्शन प्लीज एक्सप्लेन करेंगे क्या? कैन यू प्लीज जस्टिफाई? क्योंकि कल सर इनकम टैक्स भी आपको जस्टिफाई करने ही बोलेगा। ये क्या हो गया? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। क्या आप डाउट ही कर रहे हो, लेकिन डाउट करने का जो तरीका है वो प्रोफेशनल है। नहीं नहीं सर सच बताओ, उन्हें बांबू लेकर आ रहे, देखता हूं कैसा झूठ। ये ऐसे नहीं करना है क्लाइंट के साथ। आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, आपको सच ढूंढने नहीं बोला है, पूछने बोला है। नहीं नहीं सर क्लाइंट झूठ बोल रहा है, बोलने दो, तुम्हारा काम क्या है? तुमने सवाल पूछा, उसने जवाब दिया, तुमने जो सवाल पूछा उसको रिकॉर्ड करो, उसने जो जवाब दिया उसको रिकॉर्ड करो। क्लाइंट झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है वो देखने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। क्लाइंट तो झूठ ही बोलता है, मैं आपको पहले ही बता दूं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्लाइंट कभी सच नहीं बोलता, क्लाइंट विल ऑलवेज एक्ट इन डिनायल पोजीशन। तो आप लोग क्या कर सकते हो? आप लोग डॉक्यूमेंट मांग सकते हो, सर डॉक्यूमेंट दे दो ना। क्लाइंट ने बोल दिया लास्ट सैलरी उसकी 5 लाख थी, वो रिजाइन करके उसने ज्वाइन किया, आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी, आपने एक्सेप्ट कर ली। आपको पूछना चाहिए सर उसके कुछ पेपर होंगे तो सर फाइल में लगा के रख देते, कल इनकम टैक्स पूछेगा तो सर सबमिट करना पड़ेगा। मैडम का लास्ट ईयर का फॉर्म 16 मिलेगा क्या प्लीज? जब वो उस कंपनी में काम करती थी तो बहुत हो गया ना फॉर्म 16। और जब आपने फॉर्म 16 मांगा तो पता चला 25,000 सैलरी थी उस पहले कंपनी में, तो क्लाइंट ने झूठ बोला है आपसे। तो आप क्लाइंट को बता सकते हो सर ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर, आप मेरे से ही झूठ बोल रहे हो, तो कल इनकम टैक्स आपको पकड़ेगा तो मैं क्या आपका दुश्मन हूं क्या सर? मैं तो आपका ऑडिटर हूं, मेरा तो काम ही है आपको बचाना। और मैं बचाने, आप चाहते नहीं हूं मैं आपको बचाऊं, तो आप मुझे बता दो क्लियरली। तो यू हैव टू एक्ट इन गुड फेथ विथ क्लाइंट। लेकिन आप क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे हो, बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए क्लाइंट भले आपको पैसे दे रहा है लेकिन आप काम इनकम टैक्स के लिए कर रहे हो। अब ये दुविधा है बहुत, ठीक है ना, कि आपको पैसा क्लाइंट देने वाला है, क्लाइंट की कंप्लेंट इनकम टैक्स को करने की। टैक्स ऑडिट जेन्युइनली तभी होने चालू होंगे इस देश में जब इनकम टैक्स हमें पैसे देगा ऑडिट करने की ना। इनकम टैक्स हमें अपॉइंट करेगा कि जाइए सर आप ये 40 कंपनी का टैक्स ऑडिट करके आइए। लेकिन अभी वो हो नहीं रहा है, इनकम टैक्स के पास देने के लिए पैसे नहीं है, एंड दैट्स द रीजन जेन्युइन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट भी नहीं हो रहे। अब जो पैसे हमको देता है वो हमारा मालिक बन जाता है, और जो मालिक बन जाता है मालिक की थोड़ी तो सुननी पड़ती है। तो आपको इस दुविधा का बीच वाला रास्ता निकालना है कि आप काम इनकम टैक्स के कर रहे हो, इसके अगेंस्ट करना है, लेकिन एक्चुअली मार्केट में हम इसके फेवर में करते हैं, और इन सब में अपने आप को बचाने के लिए मैक्सिमम डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हम। तो दैट इज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ऑडिट दैट यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि यार हम ऐसा है। हाँ, एक टाइप का ऑडिट होता है, उसको 143(2) का ऑडिट, 142 का ऑडिट बोलते हैं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 142, इनकम टैक्स में और एक भयानक सेक्शन है 143। तो तुम्हारे लिए 143 बड़ा ही रोमांटिक शब्द है। इनकम टैक्स का जिसको 143 आता है उसके लिए पूछो, उसकी जिंदगी हराम होती है। तो इनकम टैक्स में 143(2) का एक नोटिस आता है, उसको नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी बोलते हैं, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी आपकी सारे रिकॉर्ड चेक करेगा, जैसे ऑडिटर चेक करता था वैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करेगा। बताओ किसने चेक करना सही है? फिर भी ऑडिटर से आप ऑडिटर को एडजस्ट करोगे कि इनकम टैक्स को एडजस्ट करना चाहोगे? ऑडिटर को।
तो ये आपके ऊपर ना आए करके आपको टैक्स ऑडिट अच्छे से करना होता है। कभी कभी डिपार्टमेंट को पता होता है कि आप चोर हो, उनके पास रिकॉर्ड पहुंच गया है कुछ ना कुछ, तो आपको पक्का 1432 आएगा, पक्का आएगा, उसका रोका नहीं जा सकता, क्योंकि आपने रिकॉर्ड ही प्रॉपर नहीं प्रेजेंट किए। डिपार्टमेंट को कभी कभी शक होता है, डिपार्टमेंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म दिखाता है कि हमको लग तो रहा है कि ये चोर है, लेकिन कंफर्म नहीं कि ये चोर है कि नहीं है। तो डिपार्टमेंट स्पेशल ऑडिटर भेजता है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है। दे अपॉइंट अ स्पेशल ऑडिटर। इसका फी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं देता। इसका फी कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको इम्पैनलमेंट करना पड़ता है, पैनल पे जाना पड़ता है इनकम टैक्स के, और इनकम टैक्स का आपको लेटर आता है कि राम सर आप सो एंड सो कंपनी का जाके स्पेशल टैक्स ऑडिट करके आइए। इट्स नॉट अ नॉर्मल टैक्स ऑडिट। ये कौन सा ऑडिट है अभी? स्पेशल टैक्स ऑडिट है। इसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। ये ऑडिट में चोरी नहीं होती। बताओ क्यों? क्योंकि पैसा गवर्नमेंट दे रहा है। इस सेक्शन में जो ऑडिटर्स अपॉइंट हुए हैं, अभी तक की हिस्ट्री है कि कुछ ऑडिटर्स को पीटा गया है, कंपनीज में मारा गया है। क्यों मारा गया? क्योंकि वहां पे वैसा उन्होंने काम ही वैसा किया होगा कि ऑडिटर को मारना पड़ा, क्लाइंट को मारना मतलब मर्डर नहीं, मार के भगाया गया है कि जाओ डॉक्यूमेंट नहीं देंगे आप ऑडिट, क्योंकि ये मिनी मिनी रेड है। ये समझ रहा है ना? ये सीए आया है लेकिन इनकम टैक्स का खत लेकर आया है, और अगर इसको तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो इसके बाद कौन आएगा? इनकम टैक्स खुद आएगा। तो पहले डायरेक्टली इनकम टैक्स क्यों नहीं भेजा? अरे इनकम टैक्स के पास काम धंधा नहीं है क्या? उनकी टीम लिमिटेड टीम है, कितने लोगों के ऊपर रेड करेंगे वो लोग? तो जितने लोगों के ऊपर वो लोग रेड कर सकते हैं वो लोग कर ही रहे। उनकी तो कैपेसिटी खत्म हो, रोज रेड हो रही है, रोज इनकम टैक्स रोज कहीं ना कहीं रेड कर रहा है। तो आप ऐसे मत समझो डिपार्टमेंट का जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो आराम कर रहा है, गवर्नमेंट वर्कर है, पेट बाहर आया हुआ है, शर्मा जी काम कर रहे हैं, हाँ महीने में एक आध दिखाने के लिए रेड करे, नहीं, वेरी एक्टिव। और कोई कोई रेड रात को 2 बजे हो रही है, रात को 3 बजे हो रही है। यू विल हियर इट ऑन न्यूज कि सो एंड सो एक्टर के घर पे रात को 3 बजे इनकम टैक्स ने रेड किया। इट इज वेरी डेंजरस इनकम टैक्स के साथ प्ले करना। तो आप लाइटली ना लो इनकम टैक्स को। हम जिस टॉपिक में घुस रहे हैं अभी वो लाइटली नहीं है। तो यस, देयर इज अ स्पेशल ऑडिट जिसका पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, वो बहुत जेन्युइन होता है। लेकिन जिसका पेमेंट क्लाइंट करवाता है, इनकम टैक्स बोलता है, सेक्शन 44 ए भी बोलता है आप अपना ऑडिट करा लीजिए, फी भी आप ही दे दीजिए। अब क्लाइंट मार्केट में जाके कौन सा सीए ढूंढता है? बिग 4 4-4 करोड़ का फी देगा टैक्स ऑडिट कराने का, अपनी खुद की गलतियां निकलवाने का? नहीं। सबसे सस्ता टिकाऊ सीए ढूंढा जाता है मार्केट में। कुछ कुछ लोग तो सीए के पास भी नहीं जाते, वो टैक्स कंसल्टेंट के पास जाते हैं, और टैक्स कंसल्टेंट को बोलते हैं जी हम 10,000 देंगे आपको, आप ढूंढ लीजिए सस्ता सीए, कैसा कहां से ढूंढना है। तो दैट्स अ सैड रियलिटी ऑफ द टैक्स ऑडिट दैट यू पीपल शुड नो। बस मैंने जो प्रैक्टिकल था वो बता दिया। लेकिन यस, यू हैव टू कमेंट ऑन दिस। और आपको अगर सारी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं मिला होगा तो आपको हाउएवर क्रिएट करना होता है वहां पे। इन हिज ओपिनियन, मतलब ऑडिटर के ओपिनियन में, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन केप्ट बाय द हेड ऑफिस एंड ब्रांचेस ऑफ द असेसी। सारे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपरली मेंटेन किए हैं। हेड ऑफिस में आपको लिखना होता है ऑडिट रिपोर्ट में। तो अगर आपने विजिट नहीं किया होगा तो हम क्या कमेंट डालते हैं ऑडिट रिपोर्ट में? वी हैव नॉट विजिटेड फिजिकली टू द office of the client brought the books of accounts to our office and we are confirming that books of accounts and records are matching। तो वो आपको कमेंट डालना पड़ता है। नहीं तो कल अगर पता चला कि कोई फ्रॉडुलेंट असेसी का आपने ऑडिट किया हुआ है, ठीक है ना, फ्रॉडुलेंट असेसी हो मतलब वो जो उसने एड्रेस वगैरह बना के रखा है वो जेन्युइन है नहीं, और कल जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड करने गया वहां पे, और वहां पे वो एड्रेस ही एग्जिस्ट नहीं करता, आपको नहीं लग रहा आपको भी पकड़ेंगे अभी डिपार्टमेंट वाले कि बताओ भैया आपने टैक्स ऑडिट किया, आपने लिखा है कि उसके हेड ऑफिस में सारे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, तो आपने तो हेड ऑफिस देखा होगा। तो बाद में हमको बताना, अरे नहीं सर हेड ऑफिस कहां देखा, हमने तो ऐसे ही लिखा था सर। डोंट डू दैट। अगर आपने फिजिकली विजिट किया है देन राइट दिस पर्टिकुलर पैरा, और आपने फिजिकली विजिट नहीं किया है देन क्रिएट अ हाउएवर। As per the information, books of accounts are kept in the head office, but for our audit purpose, client brought the books of accounts to our office. We confirm that books of accounts are maintained. Ultimately, उनको books of account चाहिए। लेकिन अगर आपने पैरा का लैंग्वेज नहीं चेंज किया तो माना जाता है कि आपने हेड ऑफिस को और ब्रांचेस को विजिट किया हुआ है। ठीक है।
In his opinion and to the best of his information and according to explanation given to him, the said accounts read with the note thereon gives true and fair view in case of balance sheet and in case of profit and loss account. ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर आपने कमेंट किया, बताओ ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर आपने क्यों कमेंट किया? क्योंकि इसके पहले किसी ने भी ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर कमेंट नहीं किया था। क्यों? इसके पहले मतलब इसका ऑडिट ही पहली बार हो रहा है ना, इसलिए ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर आपको कमेंट करना पड़ा। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट भी ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है वो आपने बता दिया, उसके ऊपर कमेंट कर दिया। चलो, स्किपिंग द सम कंटेंट ऑफ 3CA एंड 3CB, क्योंकि मैंने बता दिया उसमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, आप लोग देखोगे और सॉफ्टवेयर से तो भरोगे तो लोग हमारे रीड भी नहीं करते 3CA 3CB में क्या लिखा है। हमारे लोग बड़े फास्ट होते हैं, हमारे लोग डायरेक्टली 3CD पे जंप करते हैं, ठीक है ना। तो 3CD क्या होता है? पर्टिकुलर्स गिवन इन फॉर्म नंबर 3CD आर एनेक्चर टू द ऑडिट रिपोर्ट। ये क्या है? 3CD पूरा का पूरा क्या है? एनेक्चर, अटैचमेंट। समझते हो ना कि आपने ऊपर जो इतना कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि क्लाइंट ने सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, क्लाइंट ने सब कुछ देख कर लिया है, क्लाइंट बढ़िया है, हीरा है हीरा। वो हीरा कैसे पता चला आपको कि हीरा है? तो उसके 44 क्लॉजेस है। अब डिपार्टमेंट के माइंड में क्लाइंट के बारे में अलग अलग सवाल आते जाएंगे और वो आपको डिपार्टमेंट आपको पूछते जाएगा और आपकी जिम्मेदारी उसके सही जवाब देना। समझ रहे हैं? ये सवाल आपके नहीं है, ये सवाल किसके है? डिपार्टमेंट के। किसको पूछना है? असेसी को। क्लाइंट डायरेक्टली असेसी को, डिपार्टमेंट डायरेक्टली असेसी को नहीं पूछ पा रहा है, इसलिए किसको अपॉइंट किया गया है? टैक्स ऑडिटर को। और टैक्स ऑडिटर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन सारे क्वेश्चन का राइट जेन्युइन आंसर देगा कि मैनिपुलेट करके देगा? जेन्युइन आंसर देगा, ठीक है ना। और इसमें जो भी आप लिखोगे वो ट्रू एंड फेयर नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? ट्रू एंड करेक्ट। ट्रू एंड फेयर और ट्रू एंड करेक्ट का डिफरेंस मैंने आपको हमेशा समझाया हुआ है। जब हम ट्रू एंड फेयर का ऑडिट करते हैं तो हम टिक ऐसा करते हैं, ऑडिट पे वाउचिंग पे जब जाते हैं तो इसका ऑडिट ऐसा होता है ट्रू एंड फेयर, मतलब मोटा मोटी ये सब ठीक है। आपके टीचर ने कभी भी बचपन से जब पैदा हुए हो आपके टीचर ने कभी भी ऐसा उल्टा टिक नहीं मारा है। सीए के नाम में ऐसा होता है, सीए का लोगो ऐसा है ना, मतलब हम उल्टे टिक वाले लोग हैं क्योंकि हम ट्रू एंड फेयर वाले लोग हैं। ट्रू एंड करेक्ट वाले लोग कौन होते हैं? तो टीचर जो होते हैं कॉलेज में या स्कूल में, वो लोग कभी ऐसा उल्टा टिक नहीं मारते, वो लोग ऐसा टिक मारते हैं। मतलब तुमने जो आंसर लिखा है वो अगर करेक्ट होगा तो ही मार्क देंगे। और करेक्ट मतलब क्या? उनके किताबों में जो लिखा है, उन्होंने उनके जो टेक्स्ट बुक में लिखा है, गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वही आपको आंसर में भी लिखना है। दोनों अगर मैच होगा तो ये करेक्ट होगा। मैं बता रहा हूं तुमने उनसे बेटर आंसर लिखा है क्या? जो किताबों में आंसर है उससे कैसे लिखा है, फिर भी तुम्हारी टीचर तुमको मार्क नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारे टीचर को क्या सिखाया गया है? ये जब तक इससे मैच नहीं होता तब तक मार्क नहीं देने का। वो ज्यादा इंप्रोवाइज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे ओपिनियन नहीं पूछे गए, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज लिक्विडेशन, व्हाट इज लिक्विडेशन और व्हाट इज डिसॉल्यूशन, और तुम आंसर लिख रहे हो आई डोंट बिलीव इन लिक्विडेशन। इफ वी एग्जिस्ट इन द कंपनी देन द कंपनी विल नेवर बी लिक्विडेटेड। We will turn around the company. We will form a strategy so that company should not get closed. आपने अच्छा लिखा है, आपने थॉट प्रोसेस को चैलेंज किया है। लिक्विडेशन मतलब शटिंग द कंपनी, और आप लिख रहे हो आई डोंट बिलीव इन लिक्विडेशन। व्हाई शुड आई नो अबाउट द लिक्विडेशन? व्हाई शुड आई लर्न द प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन? कम आत्मदिवस है, फाउंडेशन ना, आत्म। यू आर सेइंग आई डोंट वांट टू नो अबाउट लिक्विडेशन, फेयर इनफ। जब तक मैं हूं कंपनी में तब तक कंपनी लिक्विडेट नहीं हो सकती, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था, उसका आपको आंसर देना है, आपका ओपिनियन नहीं मांगा जा रहा है। ऑडिट क्या होता है? ओपिनियन। आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका ओपिनियन है वो, और आपका ओपिनियन है, जरूरी नहीं कि जो दुनिया का ओपिनियन हो वही आपका ओपिनियन होना चाहिए, आपका ओपिनियन है। एंड दैट्स द रीजन दिस रिवर्स टिक इज देयर। मुझे जो लगता है ये फेयर है, मुझे लगता है ये सच है, ये सच है कि नहीं है वो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअल में सच है कि नहीं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोर्ट की है, डिपार्टमेंट की है। वो जाके इन्वेस्टिगेट करे और ढूंढे, मुझे लगा कि इस टाइम पे ये सच है तो मैंने इसको सच मान लिया, मुझे लगा ये ठीक है तो मैंने ठीक, क्योंकि ये मेरा रिपोर्ट है, पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट है।
ट्रू एंड करेक्ट क्या होता है? ग्रेविटी। ग्रेविटी के ऊपर क्या रिपोर्ट लिखोगे? इफ समथिंग फॉल्स फ्रॉम टॉप इट विल कम डाउन, ठीक है ना? ग्रेविटी सबके लिए सेम होगी, ग्रेविटी का नोट कोई अलग नहीं लिखेगा। H2O का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला सब लोग H2O लिखेंगे, ये ट्रू एंड करेक्ट है। नहीं नहीं, दो जरा H2O2 करके देखता हूं आज, ऐसा नहीं होता। साइंस ट्रू एंड करेक्ट पे जाता है या नहीं है? मे बी वाली बात मत करो। तो 44 जो 44 क्लॉजेस है अभी, उसमें हमें क्या रहना है? ट्रू एंड करेक्ट, एकदम प्रिसाइज रहना है। तुम्हारा ओपिनियन मांग रहा है क्या यहाँ पे कोई? वहां पे क्लियरली लिखा गया है वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन माय ओपिनियन टू द बेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। तेरा ओपिनियन किधर मांगा है? इन माय ओपिनियन बोलना ही नहीं है, पूछा है वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर, आंसर क्या है? यस और नो। यस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन। नो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन एज पर द लॉ। ओपिनियन वगैरह मराठीमध्ये आपण बोलतो सारवायचं नाही, ओके? डोंट डू दैट। 3CD में यू कैन नॉट डू दैट, ऑडिट रिपोर्ट में यू कैन। 3CD में क्या बोला है उन्होंने? ट्रू एंड करेक्ट, एग्जैक्ट है तो बोलो। समझ में आ रहा है दोनों में फर्क क्या है? और 3CD को साइन करना ज्यादा रिस्की है, 3CA को साइन करना ज्यादा रिस्की नहीं है। 3CB मेरा ओपिनियन है, ओपिनियन गलत भी हो सकता है। 3CD गलत हो सकता है क्या? नहीं। तो 3CD में क्या क्या आता है सर? 3CD में बहुत कुछ आता है, एक एक क्लॉज पकड़ पकड़ के बात करते हैं। सबसे पहले पूछा गया है नेम ऑफ द एसएससी, लिखोगे क्या? इन माय ओपिनियन। नहीं, क्या है? नाम पूछा है ना एसएससी का, तो जो है वो लिखना पड़ेगा। नाम है एसएससी का, ये ना एसएससी का नाम है। हाँ, हम लोग अभी सॉफ्टवेयर में से भरते हैं, विनमैन वगैरह सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम, कंप्यूटर ऑफिस वगैरह, अलग अलग सॉफ्टवेयर है अभी आईटीआर भरने के, तो उसके अंदर पहले से डेटा फीड किया जाता है। तो आप नाम टाइप नहीं करते, ऑटोमेटिकली डेटा फेच होके आता है, लेकिन आपको चेक तो करना है कि क्लॉज नंबर 1 में 3CD के क्या लिखा है। 44 में के एक क्लॉज हो गया। देखो आज कोई मेरे को संकेत साहब बोलते थे, हमारे विश्वनाथ साहब, कि देखो कोई बोलना नहीं चाहिए कि हमको टैक्स ऑडिट आता नहीं। मैं बता रहा है आज टैक्स ऑडिट क्या होता है। आज के बाद अगर उसको किसी ने बोला हमको नहीं पता 44 क्लॉजेस में क्या लिखा है, तो वो भड़केगा, उसने पहले ही बोला है। तो आपकी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको याद 44 में का एक क्लॉज हो गया। देखो एक एक खत्म करने जा रहे हैं, ऐसा आसान होना चाहिए। पहले क्लॉज में क्या लिखना है? नेम ऑफ द एसएससी। इज इट डिफिकल्ट टू राइट नेम ऑफ द एसएससी? दूसरा क्या पूछा है? एड्रेस ऑफ द एसएससी। होता है आपके पास एड्रेस? एड्रेस नहीं होता तो आधार होता है, यू कैन अपडेट द एड्रेस, ठीक है ना? परमानेंट अकाउंट ऑफ द, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द एसएससी एंड आधार ऑफ द एसएससी, ये भी होता है आपके पास। चलो, अभी तक क्या आइडेंटिफाई हुआ? एसएससी कौन है? डिपार्टमेंट के मन में क्या सवाल था? कौन रे, एसएससी कौन है? तो बता दिया साहब ये एसएससी सो एंड सो है, उसका ये पैन है, उसका ये एड्रेस है, ओके? फिर वो क्या पूछ रहे हैं? वेदर एसएससी इज लायबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, custom duty. If yes, please furnish the registration number, GST number and any other identification number allotted to them. तो यहां पे कौन से नंबर लिखने हैं बताओ? एक कॉमन नंबर जो आप लिखोगे अभी क्लाइंट का, जिसका टैक्स ऑडिट कर रहे हो, उसका टर्नओवर 20 लाख 40 लाख के ऊपर ही होगा, मतलब जीएसटी रजिस्टर्ड होना ही है वो। तो डिपार्टमेंट इंटरलिंक है क्या बताओ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट एक दूसरे का डेटा चेक करते रहेंगे क्या? यस, डेटा मांग रहे ना, रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे, तो क्रॉस चेक करने के लिए मांग रहे हो। तो जीएसटी का तो नंबर लिखोगे, उसके अलावा बताओ कौन सा नंबर प्रैक्टिकल लाइफ में आपके पास आता होगा? और कौन सा नंबर आता होगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाले क्लाइंट है आपके पास, है ना? तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लिखना पड़ेगा, आईसी कोड जो होता है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप किसी लिकर या पेट्रोल पंप का ऑडिट कर रहे हो, तो आज भी वो लोग लिकर शॉप्स या पेट्रोल पंप जीएसटी में नहीं है, वो पुराने रिजिम में है, तो उनका वैट का नंबर होगा। और मैन्युफैक्चरिंग वाला होगा तो एक्साइज भी होगा। तो जो भी उनके इनडायरेक्ट टैक्सेस के नंबर होते हैं, वो सारे नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करने होते हैं। दैट इज क्लॉज नंबर 4। इजी है। 44 में के कितने हो गए?
4। कितना आसान है ना और टैक्स ऑडिट इतना इजी है, क्यों मेरे को तुम लोग टॉर्चर करते रहते हो पता नहीं। हाँ? आगे रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता है कि भाई अब स्टेटस क्या है इसका, प्रीवियस ईयर पूछा जाता है, असेसमेंट ईयर पूछा जाता है। ये तो और सिंपल है, प्रीवियस ईयर 22-23 चालू है अभी, असेसमेंट ईयर 23-24 चालू है, हर साल बदलते रहता है। इंडिकेट रिलेवेंट क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच द टैक्स ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड। ओहो, क्लॉज नंबर 8 से थोड़ा दिमाग वाला काम चालू हो जाता है। देखते किसको याद आता है 44AB। क्लॉज ए याद आ रहा है आपको? कल ही पढ़ाया था, परसों ही पढ़ाया था। बिजनेस का जिसका टर्नओवर 1 करोड़ क्रॉस होता है उसका ऑडिट क्लॉज नंबर ए में होता है। बी में किसका होता है? प्रोफेशनल का, जिसका टर्नओवर 50 लाख से क्रॉस होता है। ए और बी याद रखना आसान है। आगे का बताओ, सी में क्या था? जीटीए था। जीटीए कौन सा जीटीए? जो अपना प्रॉफिट लोअर डिक्लेयर करना चाहता है, जन 44A में जितना उससे कम डिक्लेयर करना चाहता है, वहां पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की कोई बात की गई है क्या? नहीं, मतलब लोअर है तो मैंडेटरी आपको ऑडिट करना पड़ेगा। डी में कौन था? प्रोफेशनल, जो एडीए में होते हैं, जिनका टर्नओवर 50 लाख के नीचे है और जो प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहते हैं लोअर देन 50%, लोअर देन 50%, और उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम ज्यादा है, 2.5 लाख से इनकम ज्यादा, सेकेंड कंडीशन, तो उनका ऑडिट 44AB के क्लॉज डी में होगा। 44E में, 44ABE लास्ट वाला, 44AD वाले जो लोग लेस देन 8% एंड 6% मार्जिन डिक्लेयर करना चाहते हैं और उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा इनकम है, उन लोगों को ई लगता है। याद रहेगा तो कितना आसान है ना सिलेक्ट करना। लास्ट ईयर मुझे पता है ये लोग ना उसने एक कागज येलो कलर के कागज पे लिख के देखते थे, यहाँ क्लॉज नंबर 8 में आने के बाद ए सिलेक्ट करो कि बी सिलेक्ट करो। अगर आप इनकम टैक्स लॉ को समझना चालू करोगे वो अपने आपको अपना लेगा, एंड वंस इनकम टैक्स बिकम्स योर्स यू विल फील सो पावरफुल। इनकम टैक्स इज वन ऑफ माय स्ट्रेंथ टुडे। आप लोगों की वीकनेस है वो, आपको डर लगता है, खौफ लगता है टैक्स से, और मुझे टैक्स अच्छा लगता है। हम दोनों में फर्क क्या है कि मैंने इनकम टैक्स लॉ बार बार पढ़ा है तो मुझे ज्यादा समझ में आता है। आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, and because I know I am a student of income tax law, though I know income tax law, I put lot of energy and time into income tax law for understanding it. अब जब प्रोफेसर ऑफ इनकम टैक्स इज पुटिंग टाइम एंड एनर्जी इनटू लर्निंग द इनकम टैक्स लॉ, आई डोंट नो व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग। तो आप लोगों को तो यार मुझसे ज्यादा ताकत लगानी चाहिए, क्योंकि आप अभी स्टूडेंट एज में हो। आप नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा? ठीक है, अब कुछ क्लॉजेस बढ़ जाते हैं इन नंबर की वजह से। अब वैसे तो अब तक ये 9 क्लॉज होना चाहिए था, ठीक है ना, लेकिन एक क्लॉज 8A है। इनकम टैक्स से अलग से मजे लेता है। 44 मतलब जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट 44 हो, 44 60 भी हो सकते हैं और 44 30 भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में के कुछ क्लॉजेस डिलीट भी होते हैं और कुछ क्लॉजेस के भाई ऐड हो जाते हैं। जैसे 8 का 8A ऐड हो गया। 8A क्या बोलता है? वेदर असेसी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर 115 BA, BAA, BAB, BAC एंड BAD। अब आपको इन सेक्शंस के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, आप यहाँ पे यस करोगे कि नो करोगे वो कैसे पता चलेगा आपको? तो इनको क्या बोलते हैं? कोई एनीबॉडी? इसको ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम बोली जाती है, इसको न्यू रिजिम भी बोलते हैं लोग। तो अभी इनकम टैक्स में 2 रिजिम चलती है। प्लीज डू नॉट आस्क मी क्वेश्चन ऑन ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम, क्योंकि उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम में अगर मैं जाऊंगा तो। लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड नाउ ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। आपको एक तो स्टैंडर्ड इनकम टैक्स के रूल से जाना है, स्टैंडर्ड इनकम टैक्स के रेट अप्लाई करने, प्लानिंग करके जाना है, तो स्टैंडर्ड से जाइए। आपको अगर एकदम बेसिक में घुसना है, कुछ प्लानिंग वगैरह नहीं करनी है, एकदम सिंपल इनकम टैक्स रिटर्न आपका होना चाहिए, तो ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। अब 44BA ऑलमोस्ट डिलीट हो गया, काम का नहीं है अभी वो, ठीक है ना, कंपनीज के लिए था वो, ऑलमोस्ट चला गया, तो पहला वाला जाने दो। 44BAA किसके लिए है? 44BAA कंपनीज के लिए है। कंपनीज का कौन सा टैक्स का रेट यहाँ पे होता है? बाय डिफॉल्ट 22%, और इनको मैट नहीं लगता, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स
नहीं लगता, आप टैक्स प्लानिंग करके यहाँ पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। 115 बी ए बी बैब कंपनीज का ही, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर जनरेटिंग कंपनी जो होती है जिनका टैक्स का रेट कितना दिया है 15%, वो यहाँ पे रहता है। 115 बी ए सी, अभी ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, हाँ इंडिविजुअल का होता है, वेदर यू आर ऑप्टिंग फॉर ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम, तो ये इंडिविजुअल का रेट है। यहाँ पे रेट कैसे चलते हैं, तो हर 2.5 लाख के बाद 5% ऐड होता है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख टू 5 लाख 5%, अनदर 2.5 लाख मतलब 7.5 लाख तक फिर 10%, फिर 10 लाख तक, ऐसा बढ़ते बढ़ते जाता है। समझ में आ रहा है ना, आपका टैक्स का रेट जो है वो 5-5% से बढ़ जाता है, 15 लाख तक आते आते वो 30% बन जाता है, और लाइक अप टू 15 लाख 25% चलता है, और अबाव 15 लाख 30% हो जाता है। लेकिन आप टैक्स प्लानिंग नहीं कर सकते, कोई भी टैक्स प्लानिंग का सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, एटीसी एटीडी वगैरह कुछ नहीं कर सकते आप। सारे जो टैक्स प्लानिंग के सेक्शंस होते हैं वो रिवर्स किए जाते हैं। 115 बीएडी कोऑपरेटिव सोसाइटीज का है, ठीक है ना, वहां पे 22% का रेट है, जैसे ये वाला सेक्शन है वैसे ये वाला सेक्शन है, खाली पहला वाला सेक्शन कंपनीज के लिए लगता है, लास्ट वाला सेक्शन कोऑपरेटिव्स को लगता है। ओके, तो कंपनीज के 2 है, इंडिविजुअल वगैरह का 1 है, और कोऑपरेटिव का 1 है। इन सारे सेक्शंस को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। अगर असेसी ने ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजिम ऑप्ट किया होगा तो यहां पे आके ओपिनियन मांग रहा है कि यस और नो मांग रहा है, यस और नो मांग रहा है, सिंपल, यस ऑप्टेड, नो नॉट ऑप्टेड, ठीक है। आगे अब क्लॉज 9A एंड 9B डिवीजन है ना, तो वैसे तो क्लॉज एक ही है लेकिन उसके 2 डिवीजन है, तो 2 आंसर लिखने पड़ेंगे आपको। एक क्लॉज 1 सवाल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने भी क्या किया, क्लॉज 9 में कितने सवाल पूछेंगे आपको, 2। क्या सवाल पूछ रहे हैं, इफ अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट नेम ऑफ द पार्टनर मेंबर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये किसको एप्लीकेबल हो रहा है, क्लॉज नंबर 9 ओनली फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपीज एंड एओपीज को, एसोसिएशन ऑफ पर्सन 2-3 लोग मिलके जो रिक्शा चालक संगठन, कामगार यूनियन, हाँ ऐसा कुछ यूनियन वगैरह होगा, उसका अगर आप रिटर्न भरते हो तो उसको एओपी बोला जाता है। और फर्म तो पता ही है आपको, पार्टनरशिप फर्म, फर्म इंक्लूड्स एलएलपी इन इनकम टैक्स लॉ। तो अगर आपकी एलएलपी और ये है तो आपको यहाँ पे क्या बोला, अगर इफ फर्म मतलब अगर आप फर्म हो तो क्या मांग रहे हो आपसे, पार्टनर्स के नाम और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आपको नहीं लगता अगर आप पीएस पार्टनरशिप फर्म का अगर रिटर्न भरने बैठे हो तो पहले आपके पास क्लॉज नंबर 9A का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो ही भरने का सेंस है। क्लॉज नंबर 9B क्या बोलता है, अब उस साल में अगर पार्टनर चेंज हुआ रहेगा, जैसे हमारी 2-3 एलएलपीज है, बड़ी एलएलपी जिनका हम काम करते हैं, उनके पार्टनरशिप रेशियोज चेंज हुए तो वो चेंज आपको मेंशन करना पड़ेगा। इफ देयर इज एनी चेंज इन पार्टनर्स मेंबर्स और देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब खाली पार्टनर चेंज होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे पार्टनर ऐड होना, पार्टनर लेस होना, वो तो ही है, पार्टनर वही है लेकिन उनका पीएसआर चेंज हो गया, पहला 33 था, अब 40 किया है उन्होंने, रेशियो चेंज किया है, अपनी ऑडिट की फर्म में हुआ है। हमारी जो ऑडिट फर्म है, अपनी जो पीएन राज है, उसमें क्या हुआ, पहला रेशियो हम सबका इक्वल था, बाद में हमने रेशियो ही चेंज कर दिए, तो वी फॉल इन दिस पर्टिकुलर 9B वाला क्लॉज। प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं, समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी पीएन राज के टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। ओके, चलो आगे, आप लोगों को हक है क्वेश्चन पूछने का, गधे के जैसे बैठो मत इधर, नहीं तो फिर से देखो वो राक्षस बैठा है लास्ट बेंच पे, बाद में पूछेगा वो आपको, ठीक है ना। और बिजनेस टीम को भी दो 4-5 ऐसे जो आईटीआर होंगे ना, मतलब ऐसे ऑडिट रिपोर्ट होंगे ना जो आपको यहाँ पे कांड हो सकता है, बिजनेस टीम को दे दो, बिजनेस टीम वाले देखते कितने मजे ले रहे हैं। क्लॉज नंबर 10 पे जाऊं, पहले 10 क्लॉजेस खत्म हो रहे, देखो पहले 10 क्लॉजेस में ज्यादा प्रेशर नहीं है, ठीक है ना। क्लॉज नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब बैंक का लोन लेने जाता है एसएससी। हम जब बैंक में जब बैंकिंग में काम करता था लोन देने के लिए, तो क्लॉज नंबर 10 ही हम लोग देखते थे, जब मुझे पता भी नहीं था 3CD क्या होता है। अरे बैंकिंग में जब मैं था, मतलब मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, 2007 के पहले की बात कर रहा हूँ, 2006 2007, तब मैं बैंकिंग में था।
लेकिन बैंक में हमको सिखाया गया था, तभी ये 10 नहीं था, तभी ये 8 था, लेकिन हम यही देखते थे, ये ढूंढते थे, नेचर ऑफ बिजनेस, असेसी एग्जैक्टली बिजनेस करता क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस वहां पे लिखा जाता है। और इसलिए मयूर साहब देखते कितने जल्दी हमको नेचर ऑफ बिजनेस का पीपीटी बना के देते हैं, क्योंकि मुझे ये सब पता है कि ये सब में लीगल कितना भी पढ़ा लो, जब तक आपको बिजनेस नहीं पढ़ाऊं मैं, तब तक ये सारी चीजें आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। बिजनेस टाइप कितने टाइप का होता ही है, इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है, ठीक है ना। तो ये हम लोगों को थोड़ा डिटेल में जितना हम डिस्कशन करते जाएंगे, वैसे बिजनेस तो एंडलेस चैप्टर है, एंडलेस टॉपिक है, लेकिन कहीं से शुरू करेंगे तो थोड़ा थोड़ा तो कवर अप करते जाएंगे, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन, इफ मोर देन वन बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरियड आउट ड्यूरिंग द ईयर, नेचर ऑफ एवरी बिजनेस एंड प्रोफेशन, समझ में आ रहा है आपको। तो आप वहां पे ट्रेड नेम लिखते हो, याद आ रहा है सर, आप ट्रेड नेम लिखते हो, ट्रेड नेम, तो जितने आपके ट्रेड नेम होते हैं उतने आपको वहां पे ऐड करने होते हैं। अगर आप 3 बिजनेस कर रहे हो तो 3 बिजनेस आपको यहाँ पे ऐड करने होते हैं। इफ देयर इज एनी चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ता है। तो ये 10A 10B हो गया, अगर कोई चेंज किया आपने नेचर ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। क्लॉज नंबर 10 तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्योर, पक्का।